cloning their best ideas. Most humans do not want to do cloning. I am what you might call a shameless cloner. अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ निवाडा के कुछ प्रोफेसर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे के पोर्टफोलियो को स्टडी किया 1976 से लेके 2006 तक। यानी इन्होंने ये देखा कि वॉरेन बफेट ने 30 साल में कौन कौन से शेयर्स खरीदे हैं। उसके बाद इन्होंने ये कैलकुलेट किया कि अगर कोई इंसान वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो को कॉपी करता और जब पब्लिकली ये पता चल जाता कि वॉरेन बफेट ने कोई शेयर बेच दिया है और उस महीने के एंड में उस सबसे सस्ते प्राइस पर उस शेयर को बेच देता, तो भी वो 30 साल में 21.1% का रिटर्न कमाता। यानी कि अमेरिका के इंडेक्स फंड से डबल से भी ज्यादा। अब हमें से कई लोग बोलेंगे कि यार ये तो कहने की बात है। तो एग्जैक्टली मुझे भी यही लग रहा था जब मैंने इस टॉपिक के बारे में रिसर्च की। लेकिन जब मैंने मोनीश पबराय के लेक्चर्स को सुना तो मेरी थिंकिंग थोड़ी चेंज हुई, क्योंकि मोनीश एक्चुअल में अच्छे इन्वेस्टर्स को क्लोन कर रहे हैं और वो किस तरीके से क्लोन कर रहे हैं वो भी उन्होंने एग्जैक्टली बताया है, जो हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उनके स्टेप्स देखें, मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ जो मोनीश पबराय बताते हैं। मोनीश पबराय बोलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक अच्छी क्लोनर भी नहीं है। वो किसी और के प्रोडक्ट उठाती है और उसे अच्छे ढंग से कॉपी भी नहीं कर पाती। उसके लिए भी उन्हें 3 से 4 आइटरेशंस लग जाती है। फॉर एग्जांपल, इतने सालों बाद भी माइक्रोसॉफ्ट को मैक्सिमम पैसा हर साल विंडोज से आता है, जो कि कॉपी है किसी और से। उन्हें सेकंड सबसे ज्यादा पैसा मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, जो कि अगेन कॉपीड है। फिर पावर पॉइंट की बात करें तो वो भी किसी और कंपनी से उन्होंने खरीदा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड परफेक्ट की कॉपी है। एक्सेल लोटस से कॉपी किया। सिमिलरली मोनीश पबराय बोलते हैं कि अगर हम वॉलमार्ट की बात करें तो सैम वॉल्टन, जो कि वॉलमार्ट के फाउंडर है, उनका आईक्यू कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वॉलमार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने फ्लिपकार्ट को भी खरीदा है। अब देखो, वॉलमार्ट ने अपने पहले 20 साल में कोई इनोवेशन नहीं करी। वॉलमार्ट ने बस के-मार्ट और सीयर्स के बिजनेस मॉडल को देखा, उसे अच्छे से समझा और उसे कॉपी कर लिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मैकडॉनल्ड का। मैकडॉनल्ड में जहां पर पूरी एक फुल फ्लेज टीम है लोगों की, रिसर्चर्स की, जो ये पता करती है कि नेक्स्ट मैकडॉनल्ड की दुकान किस जगह खोलनी चाहिए ताकि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट आए। जबकि बर्गर किंग के पास सिर्फ 2 ही लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि बर्गर किंग की नेक्स्ट दुकान किस जगह पर खोलनी चाहिए। और वो इसलिए है क्योंकि बर्गर किंग के 2 लोग बस मैकडॉनल्ड को देखते हैं कि उन्होंने किस लोकेशन पर दुकान खोली है, और वो अपनी टीम को यही रेकमेंड करते हैं कि बर्गर किंग की दुकान भी उसी के साथ खुलनी चाहिए। मगर इस वक्त पर मोनीश पबराय को लग रहा था कि अगर डेटा इतना क्लियर है तो लोग क्लोन क्यों नहीं करते। इसके लिए मोनीश पबराय ने टॉम पीटर्स की बुक पढ़ी, जहां उन्होंने एक स्टोरी पढ़ी। ये स्टोरी थी 2 बिजनेसमैन के बारे में जिनके पेट्रोल पंप्स थे। इन दोनों के पेट्रोल पंप सड़क के एक दूसरे के ऑपोजिट थे। तो इनमें से एक पेट्रोल पंप का मालिक हर रोज क्या करता था कि वो बाहर निकलता 1 या 2 घंटे के लिए, जितनी भी बाहर कार्स होती थी, वो उन्हें बोलता था कि सर, मैं फ्री में आपके लिए आपका शीशा साफ कर देता हूँ, आपके टायर में हवा भर देता हूँ, एक्सेट्रा। और ये सारी चीज देखकर उस दूसरे बिजनेसमैन को लगता था कि यार ये क्या बेवकूफी कर रहा है, ये सब लोगों की कार के शीशे तो साफ नहीं कर सकता, तो फिर एक का भी क्यों करना। लेकिन हुआ क्या कि जिन लोगों की कार की शीशे ये बिजनेसमैन साफ करता था, वो लोग उसके लॉयल कस्टमर बन गए और वो दूसरे पेट्रोल पंप में वो नहीं जाते थे। और ये सारी चीज दूसरा बिजनेसमैन देख रहा था। उसने ये देख लिया कि उसके कस्टमर कम क्यों हो रहे हैं और उसे अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद उसने अपने कॉम्पिटिटर को कॉपी नहीं किया। उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया। मोनीश पबराय कहते हैं कि जब मैं भी आईटी कंपनी चला रहा था तो कई बार मेरे 1-2 एम्प्लॉयज मेरे पास आए और वो डरते हुए कह रहे थे कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं एक बिजनेस खोलूंगा और तुमसे कम्पीट करूंगा। इस पर मोनीश पबराय बोलते कि हाँ, तुम बिजनेस खोलो, लेकिन मैं तुम्हें वो सारी बातें भी बताना चाहता हूँ जो तुम्हें मेरे बिजनेस के बारे में नहीं पता। और मोनीश पबराय उस एम्प्लॉय को पूरी की पूरी बिजनेस डिटेल्स बता देते थे, पर वो एम्प्लॉय कभी भी उन्हें कॉपी नहीं करता था। और ये सब सिर्फ एक ही चीज की वजह से होता है। एक्चुअली कोई भी इंटेलेक्चुअल चीज कॉपी करने को हम लोग बुरा मानते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर लोगों को ये पता चल गया कि मैं किसी को कॉपी कर रहा हूँ तो वो मुझे चीटर समझेगा। अब बेशक नॉन इंटेलेक्चुअल चीजों में, इंस्टाग्राम में तो सब एक दूसरे की कॉपी ही करते रहेंगे। इन इंसिडेंट्स के बाद मोनीश पबराय को लगा कि बाकी लोग कॉपी ना करें, लेकिन मैं तो वॉरेन बफेट को कॉपी करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट ने 1956 से 1970 तक एक इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप फर्म खोली थी जो कि बहुत ही सक्सेसफुल थी, जिसमें होता यह था कि आज की तरह उस वक्त भी सारे म्यूचुअल फंड किसी के पैसे को मैनेज करने के लिए पैसे लेते थे, लेकिन वॉरेन बफेट किसी के पैसों को मैनेज करने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करते थे। वो तभी किसी से पैसे लेते अगर उनका फंड प्रॉफिटेबल रहेगा। 30 साल के बाद 1999 में
मुनीश पबराय ने एग्जैक्टली सेम तरीके की इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप खोली। मुनीश पबराय ने रॉजर लाउंस्टीन की बुक उठाई जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी थी। इन इंस्ट्रक्शंस को वो अपने लॉयर के पास ले गए जो उन्हें पार्टनरशिप फर्म खोलने के लिए हेल्प करा था। उस लॉयर को मुनीश पबराय ने कहा कि आप अपना दिमाग मत लगाना, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी रूल्स वॉरेन बफेट ने लिखे थे उसे 100% कॉपी कर दो मेरी पार्टनरशिप फर्म के लिए। अब जिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो आइजैक न्यूटन की तरह जायंट्स के शोल्डर में खड़े होकर अपनी सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, तो मैं आपको मुनीश पबराय का 7 स्टेप प्रोसेस बताता हूँ जो उन्होंने 2015 में बॉस्टन कॉलेज में बताया था। इन 7 स्टेप में स्टेप नंबर 1 आता है फोकस ऑन देयर बिगेस्ट बेट्स, यानी कि 5 से 10 लोगों की लिस्ट निकालो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं और ये देखो कि उन्होंने किस कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ टिकर या मनी कंट्रोल में जाऊं तो मुझे यहाँ लिस्ट मिल जाएगी इन सब बड़े इन्वेस्टर्स की, जिसमें दिग्गज इन्वेस्टर्स के नाम हैं जैसे कि अनिल कुमार गोयल, मुनीश पबराय, मुकुल अग्रवाल, राधा कृष्ण दमानी, लेट श्री राकेश झुंझुनवाला जी, विजय केडिया एक्सेट्रा। अब लेट से मैं विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो को क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि उन्होंने किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अतुल ऑटो, एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, इनोवेटर्स फसाड सिस्टम लिमिटेड, रेप्रो इंडिया लिमिटेड एक्सेट्रा कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अब इनके पोर्टफोलियो में बहुत सी कंपनीज हैं, लेकिन मुनीश पबराय कहते हैं कि अगर हमें इन्हें क्लोन करना है तो हमें इनके टॉप के 3 या 4 कंपनीज उठानी है जो इनके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा बनती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इन कंपनीज में बहुत ज्यादा बुलिश है, इसीलिए इन कंपनीज में इन्होंने इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं या इन कंपनीज से इन्हें बहुत ज्यादा रिटर्न मिला है। केडिया जी की बात करें तो इनका पोर्टफोलियो करीबन 1600 करोड़ का है, जिसमें से 300 करोड़ के करीब अतुल ऑटोज हैं, 370 करोड़ के करीब तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड में है, 170 करोड़ इलिकॉन इंजीनियरिंग और 120 करोड़ वैभव ग्लोबल में है। यानी कि सिर्फ इन 4 कंपनीज को अगर हम ऐड कर दें तो ये इन पोर्टफोलियो का 50% से ज्यादा हिस्सा बन जाता है और यही 4 कंपनीज है जो हमारा फर्स्ट स्क्रीनिंग प्रोसेस पास करेगी। स्टेप 2 कहता है कि इज इट इन माई सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी कि प्रोसेस पास करेगी। स्टेप 2 कहता है कि इज इट इन माई सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी कि इन 4 कंपनीज में से किन कंपनीज का बिजनेस मॉडल को हम समझ सकते हैं। माइट भी हम उसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि आप टेलीकम्युनिकेशन की किसी फील्ड से बिलोंग करते हैं जो कि राउटर वगैरह बनाती है। मेन गोल ये है कि हम एटलीस्ट जब इस कंपनी के बारे में आगे पढ़े तो हमें इसका बिजनेस समझ आना चाहिए। अब क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में टेलीकॉम सेक्टर हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आ रहा है तो हम विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी कंपनी तेजस नेटवर्क्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थर्ड स्टेप कहता है कैलकुलेट व्हाट इट इज वर्थ, यानी इस बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब इसके लिए 3 मेथड्स हैं, पीई एनालिसिस, पेग रेशियो, डीसीएफ एक्सेट्रा। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो इसकी बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप देख सकते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के लिए मैं देख रहा था कि ऑनलाइन कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हो गए हैं, जो आप चाहें तो उसे यूज कर सकते हैं। फिर आता है 4th स्टेप जो कहता है डिवाइड द अबव नंबर बाय 2, यानी कि शेयर की वैल्यू जो स्टेप 3 में आई होगी उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, यानी अगर 3rd स्टेप में हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती हो भी जाए तो भी हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी। फिर आता है स्टेप नंबर 5 जो कहता है कि अब ये देखो कि पिछले स्टेप में आपने कंपनी का प्राइस जो निकाला है क्या अभी एक्चुअल में उस कंपनी का प्राइस उससे कम है या नहीं। अगर कम है तो वो अगले स्टेप में जाएगा, अगर ज्यादा है तो हम उस कंपनी को रिजेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम तेजस नेटवर्क की बात करें तो लेट्स से आपके अकॉर्डिंग इस कंपनी का प्राइस 1200 होना चाहिए। अब आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो वो आ गया 600 रुपीज पर शेयर। फिर हम इसकी अभी करंट वैल्यू देखते हैं जो कि करीबन वीडियो बनाते समय 1100 रुपए के आसपास चल रही है। अब क्योंकि ये 1100 अमाउंट 600 से ज्यादा है तो अभी फॉर द टाइम भी हम इस कंपनी को रिजेक्ट कर देंगे। देखिए, इसमें हमारा गोल ये है कि जितनी भी कंपनीज हम स्टडी कर रहे हैं हम कोई ये रीजन जानना चाहते हैं कि किसकी वजह से हम इस कंपनी को रिजेक्ट करें ताकि हमारे पैसे बर्बाद ना हो। और जब हम 100-200 कंपनीज देख लेंगे इस तरीके से तो शायद 1 या 2 हमें कंपनीज मिलेंगी और इसके बाद हमें स्टेप 6 और स्टेप 7 करना है। और स्टेप 6 और 7 कहता है कि रीड अबाउट द बिजनेस एंड टेक अ डिसीजन। देखो, इस वक्त पर मुनीश पबराय कहते हैं कि मुझे इस तरीके से जो कंपनी मिलती है वो मैं अपने दोस्त गाय स्पेयर को भी बता देता हूँ और फिर हम दोनों अलग अलग से उस कंपनी की एनालिसिस करते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं। अगर हम दोनों इस कंक्लूजन पर आते हैं कि हाँ फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो करेगी तो हम फाइनली उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं।